फिर एरी फंक्शन में होता क्या है बेसिकली, जब भी हम या नॉर्मल स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं ना, जैसे एक फंक्शन है, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, इसको निकालने के लिए लाजमी तौर पे हमें शेयर स्ट्रेस की वैल्यू पता होनी चाहिए। सही है। या फिर अगर हमें नॉर्मल स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन अगर निकालना, तो उसको निकालने के लिए हमें जो वैल्यू शेयर स्ट्रेस की पता होनी चाहिए। तो ना जो जितने भी हमारे पास जो स्ट्रेसेस है ना, तीन स्ट्रेस होते हैं 2D फॉर्म में ना, स्ट्रेस इन वाई, स्ट्रेस इन एक्स और शेयर स्ट्रेस। तो इन तीनों का आपस में इंटर रिलेशन है। अगर हमें एक चीज़ निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर शेयर निकालना है, तो मैं इस पर डिपेंडेंट हूँ। या अगर मुझे ये सिग्मा एक्स निकालना है, तो मैं इस पर डिपेंडेंट हूँ। तो इनकी आपस में इंटर इंडिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए एक नया फंक्शन मुतारिफ़ कराया गया, जिसे बोलते हैं कि वो एरिस फंक्शन है। अब देखो, आप सिर्फ एक फ़ंक्शन निकाल लो, एरिस फंक्शन। अब उस एरी फंक्शन आपने निकाल लिया ना, तो सिंपल उससे आप नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स भी निकाल सकते हो, नॉर्मल स्ट्रेस इन वाई भी निकाल सकते हो, और शेयर स्ट्रेस इन उससे एक्स वाई भी निकाल सकते हो। तो एरी फंक्शन का बेसिक पर्पस ये है कि आपकी जो फंक्शन है ना, स्ट्रेसेस के जो डिफरेंट स्ट्रेसेस के फंक्शन हैं, उनके आपस में जो इंटर डिपेंडेंसी है ना, उसको ख़त्म करना है। अब एरी फंक्शन निकालने का कुछ क्राइटेरिया होता है। अगर हम एरी फंक्शन निकाल रहे हैं और हमें पहले चेक करना पड़ता है कि वाकई में वो एरी फंक्शन वैलिड है कि नहीं, तो उसके लिए ना ये एक बाय, शायद हार्मोनिक बोलते हैं इसको, ये इक्वेशन होती है ये वाली। अगर इसको खोलें तो ये चीज़ बनती है। अगर कोई भी एरी फंक्शन इस इक्वेशन को फुलफ़िल करता है, इसमें क्या बोलता है, लेफ्ट हैंड साइड पे आप मैं एरी फंक्शन रखता हूँ यहाँ पे, इधर, इधर और इधर। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आती है राइट हैंड साइड जो कि ज़ीरो है, अगर ये प्रॉपर्टी फुलफ़िल होती है, तो आप बोलते हैं हाँ कि आपका जो फंक्शन आपने सपोज किया हुआ ना, वाकई में एक एरी फंक्शन है। अगर आप इस स्टेज पे फुलफ़िल उतरते हो, फिर उसके बाद आप अपने एरी फंक्शन को यही तीन फार्मूले यूज़ करते हुए, स्ट्रेस इन एक्स, स्ट्रेस इन वाई और स्ट्रेस इन जेड, या शेयर स्ट्रेस इन एक्स वाई फाइंड आउट कर लेते हो। जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए वाई स्क्वायर है, उन्होंने खुद ही एक एरी फंक्शन प्रोवाइड कर दिया और पूछा ये हमसे कि बताओ वाकई में एरी फंक्शन है कि नहीं। पहले इसको इस इक्वेशन में रखा, ये क्या है, फोर फोर टाइम डेरिवेट लेना है इसको वाई एक्स के रिस्पेक्ट से। यहाँ पे पहले वाई के रिस्पेक्ट से दो टाइम डेरिवेट, फिर एक्स के रिस्पेक्ट से दो टाइम डेरिवेट। इसमें क्या है, वाई के रिस्पेक्ट से फोर टाइम डेरिवेट। जब इसको डेरिवेट किया तो क्या हुआ, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो आ गया, यहाँ पे जीरो आ गया, तो हमारा जो कंडीशन है ये फुलफिल हो गई, इसका मतलब ये वाकई में एरी फंक्शन है। अब इसके बाद फिर हमने इसकी वैल्यूज़ निकालनी होती है। स्ट्रेस इन एक्स का फार्मूला क्या होता है, एरी फंक्शन को डेरिवेट करना वाई के रिस्पेक्ट से डबल टाइम। वाई का फार्मूला क्या होता है कि एरी फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डबल टाइम डेरिवेट करना है। और जो शेयर स्ट्रेस का क्या होता है कि एक्स और वाई के रिस्पेक्ट से अलग अलग डेरिवेट करना नेगेटिव साइन के साथ। तो इसके जो आंसर है ना, हमारे पास आंसर सिर्फ क्या आ रहा है कि ये बता रहा है कि आपकी जो स्ट्रेस लग रहा है सिर्फ वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि 2a है आपका। अगर आपका जो स्ट्रेस है वो सिर्फ एक ही हो, सही, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही स्ट्रेस दिखाया हुआ है, तो इसको बोलते हैं कि यूनी एक्सियल स्ट्रेस है। ये टेंशन भी हो सकती है, कंप्रेशन भी हो सकती है। अभी इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव से मुराद के ये अभी टेंशन में होगा। इस तरह अगर इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो ये कंप्रेसिव में होगा। तो ये एक यूनी एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस है। ये एरी फंक्शन जो है ना, ये वाला एरी फंक्शन, ये हमें यूनी एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस दे रहा है। बात समझ आ रही है? हाँ आ गई समझ सही में। है। इस तरह दूसरा हमारे पास एक और एरी फंक्शन ये रहा। अब इसको भी चेक करना, सबसे पहले हम वही फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि इसमें रखते हैं एरी फंक्शन। चेक करते हैं कि हमारी वैल्यू ज़ीरो है कि नहीं। अगर ज़ीरो, अगर पहला क्राइटेरिया फुलफिल होता है, फिर इससे हम लोग स्ट्रेस इन एक्स, स्ट्रेस इन वाई और शेयर स्ट्रेस इन एक्स वाई फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है वो देखो, -b आ रहा है। ये क्या बता रहा है, ये प्योर हमारे पास अभी जो है ना वो शेयर लोड में है, ये टेंसाइल नहीं है। सही है। ये बताना चाह रहे हैं कि नेगेटिव का मतलब ये है कि यहाँ पे भी लोड लग रहा है वो प्योर शेयर लोड लग रहा है, क्योंकि इसको दूसरे दो पैरामीटर इसके अंदर क्या है वो ज़ीरो है। इस तरह तीसरे वाले में इसको दोबारा वही क्राइटेरिया चेक किया, इसमें रखा, ज़ीरो ज़ीरो आ गया, फिर इसमें वही आपने स्ट्रेसेस की वैल्यू आपने फाइंड आउट की। अब इसमें कि आपके पास दो आंसर आ रहे हैं, एक आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस का आंसर भी आ रहा है, आपके पास शेयर स्ट्रेस का भी आंसर आ रहा है। जो ये आंसर होता है ना, जिसमें आपके पास कोई दो आ रहे हो, नॉर्मल भी आ रहा हो और एक शेयर भी आ रहा हो, इसका भी एक नाम होता है, इसको बोलते हैं जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। भाई जिसमें आपके पास कोई एक नॉर्मल स्ट्रेस हो
और दूसरा क्या शेयर स्ट्रेस है, उसको बोलते हैं जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। इसी तरीके से अगर ये है, इसको भी दोबारा चेक किया क्या बाय हार्मोनिक इक्वेशन से चेक किया तो हमारा पॉसिबल हो गया। और फिर बाद में इसको हमने जब इसको पैरामीटर निकाले, स्ट्रेस इन एक्स, स्ट्रेस इन वाई और शेयर स्ट्रेस, तो तीनों के पैरामीटर कुछ ना कुछ आ रहे थे। इसका भी नाम होता है, इसका नाम क्या है, मतलब ये भी जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस ही होगा, ये वाला भी, या मिक्स कंडीशन बोल दोगे, मिक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस होगा। तो ये अच्छा, यहाँ पे तो हमें एरी फंक्शन गिवन थे, पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत सिंपल है। एरी फंक्शन की एप्लीकेशन थी। असल में पेपर में क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है, हमें एक सिंपल एक बीम दी हुई है और उसमें क्या बोला हुआ है कि आपको ना इसमें एक इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन क्वेश्चन के साथ ही है, और ये बीम गिवन है, और बीम में ना यहाँ पे मूवमेंट लग रहा है, इधर मूवमेंट लग रहा है, इधर ही मूवमेंट लग रहा है, सही है। और बोला गया कि इसका एरी फंक्शन खुद सपोज करो। अब देखो, हमें एरी फंक्शन ऐसे सपोज करना होता है, अगर हम चेक करें कि ये मेरी बीम है, इस बीम में अगर इसको मैं मूवमेंट प्रोवाइड करूँगा यहाँ से भी तो क्या होगा, ऊपर वाली जो साइड होगी उसमें क्या होगी, टेंशन होगी, क्योंकि बैंड होगा ना मूवमेंट से, और नीचे वाली जो साइड होगी इसकी, ये वाली, इसमें कंप्रेशन होगी, ऐसे ही होगा। हाँ सही है। ऊपर वाली साइड में टेंशन होगी, नीचे वाली साइड में क्या होगी, कंप्रेशन होगी। तो तो नीचे की तरफ लोड लगा रहे हैं हम। नहीं नहीं, हम ये इसको मूवमेंट दे रहे हैं। ये सपोज करो हमने एक बीम को पकड़ लिया, यहाँ से हमने पकड़ा हुआ है इसको, यहाँ से पकड़ा हुआ है, और इसको मूवमेंट दे रहे हैं, मतलब उसको मोड़ लें। जी जी, तो नीचे की तरफ कंप्रेशन होगी ना और ऊपर टेंशन। हाँ, नीचे कंप्रेशन ऊपर टेंशन, ऐसे ही है। ऊपर टेंशन होगी, नीचे कंप्रेशन होगी, हाँ ऐसे ही है, सही है। अब इसमें होगा सही क्या, है सही। जो स्ट्रेस इन एक्स होगा, देखो बिल्कुल अगर मिड पे खड़े होते हैं, ये मिड पे हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जो कि न्यूट्रल लाइन होती है, यहाँ पे ना कंप्रेशन होती है ना टेंशन होती है। अगर मैं इस मिड लाइन से ऊपर जाता हूँ, मतलब मैं पॉजिटिव वाई में जा रहा हूँ, सही है, तो मेरे पास जो स्ट्रेस इन एक्स है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऊपर टेंशन हो रही है। यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो है, इस ज़ीरो से अगर मैं ऊपर जाता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास जो स्ट्रेस की वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। इस तरह अगर मैं इस सेंट्रल लाइन से नीचे आता हूँ, तो मेरे पास क्योंकि इस साइड पे कंप्रेशन हो रही है ना, नीचे आऊँगा तो क्या होगा, यहाँ पे मुझे स्ट्रेस की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। तो आपको जो सिग्मा एक्स है, नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स होगा, जो कि लग रहा होगा ऊपर टेंशन है नीचे कंप्रेशन है, अगर सेंट्रल लाइन से ऊपर जाते हैं तो उसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल रही होती है, जैसे अगर सेंट्रल लाइन से नीचे तो उसकी वैल्यू हमें नेगेटिव मिल रही होती है। तो हमारे जहन में एक बात ये आई है कि सिग्मा एक्स जो होगा ना, वो डिपेंडेंट होगा वाई की वैल्यू पे। और कैसे डिपेंडेंट होगा, कि अगर वाई की वैल्यू पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव आंसर देगा, और अगर वाई की वैल्यू नेगेटिव हो तो नेगेटिव आंसर देगा। ये अभी हमारे ध्यान में सिर्फ ये चीज़ आई है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव तो पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव तो नेगेटिव आंसर देगा, सही है। दूसरी तरीके से इसमें ऊपर वाली फेस पे कोई शेयर अप्लाई नहीं हो रहा, ना ही नीचे वाली फेस पे कोई शेयर अप्लाई हो रहा है, ना ही इन दोनों फेसिस पे कोई शेयर फोर्स लग रही है। अगर शेयर फोर्स भी नहीं है तो शेयर स्ट्रेस भी ज़ीरो होगा, सही है। दो कंडीशन क्या बनी, पहली कंडीशन ये कि मिडिल पॉइंट से ऊपर जाते तो पॉजिटिव मिलेगा, नीचे आते तो नेगेटिव मिलेगा, मतलब लीनियर होगा। और ये कोई ना कोई ओड फंक्शन होगा, ओड फंक्शन मतलब क्या है कि उसकी पावर इवन होगी। इसी तरीके दूसरे में क्या पता चलेगी कि शेयर स्ट्रेस में ज़ीरो है, ना शेयरिंग ऊपर है नीचे कहीं भी नहीं है। अगर सिग्मा वाई की बात आती है, अगर हमारे पास कोई वर्टिकल लोड लगता ऊपर से या नीचे से कोई वर्टिकल लोड लग रहा होता, उस केस में हमारे पास ये वाला पैरामीटर कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होती, ना इसमें ऊपर से कोई वर्टिकल लोड लग रहा है ना नीचे से कोई वर्टिकल लोड लग रहा है। तो इसमें क्या है, हमारे पास जो नॉर्मल स्ट्रेस इन वाई है वो भी इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सिर्फ इस मूवमेंट की वजह से ना इसके अंदर एक किस्म का स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन। और वो भी कैसा होगा, अगर इस सेंट्रल लाइन, इसमें सेंट्रल लाइन पे ज़ीरो होगा, इससे ऊपर आएंगे तो क्या होगा, हमें 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 इसका आंसर मिल रहा होगा पॉजिटिव, और अगर इससे नीचे आएगा इसका आंसर हमें नेगेटिव मिल रहा होगा। तो ये कंडीशन हमने अपनी इसको देख के बनाई है, तो ये कंडीशन को देख के अब उस हिसाब से हमें पता है जो स्ट्रेस निकालने का फार्मूला होता है वो ये होता है। और इसमें क्या है, डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं हम वाई के रिस्पेक्ट से। तो अगर मेरे एरी फंक्शन की पावर 3 होगी ना, देखो मुझे आंसर क्या चाहिए, मुझे आंसर ना इन टर्म ऑफ वाई चाहिए,
क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो मुझे वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, नीचे तो मुझे वैल्यू नेगेटिव मिलती है। इसका मतलब ये है कि ये कोई ऑड फंक्शन है ना, ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है, वैल्यू कुछ भी दो आपको इतना खासा फर्क नहीं कर देगा। ऑड फंक्शन क्या होगा, वैल्यू चेंज करता है। अगर एक तरफ जा रहे हो दूसरी वैल्यू, दूसरे पास हो तो अलग वैल्यू देगा। इधर आ रहे हो तो वैल्यू कुछ और मिल रही है आपको, पॉजिटिव मिल रही है। अगर आप इधर आ रहे हो तो आपको वैल्यू कुछ और मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है, तो इसको ऑड फंक्शन बोलेंगे। ऑड फंक्शन मतलब कोई भी इवन वैल्यू। यहाँ पे ऑड फंक्शन का मतलब ये है कोई इवन नहीं, कोई भी ऑड वैल्यू। तो मुझे पता है जो सिग्मा एक्स होगा, जो कि नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स है, वो डबल डेरिवेटिव लेने की सूरत में आएगा वाई का। तो यहाँ पे इसकी अगर पावर 3 हो तो डबल डेरिवेटिव लेने के बाद भी मुझे वाई की एक वैल्यू मिलेगी, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जो सिग्मा एक्स है बेसिकली वाई की सिंगल वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। इसी तरह अगर इसकी वैल्यू एक्स के इंडिपेंडेंट हो, यहाँ पे एक्स का एक भी पैरामीटर ना हो, तो क्या होगा, मेरे पास सिग्मा वाई भी ज़ीरो हो जाएगा और मेरे पास स्टेशन एक्स वाई भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये समझ आई, ये एरी फंक्शन ऐसे लेट नहीं करते, इसको सोची समझी स्ट्रेटजी के साथ लेट करना पड़ता है। समझ आया जो बताना चाह रहा हूँ? वैसे एक्स वाला कैसे जीरो हुआ? ये वाला, अब देखो, मतलब इसमें हमने कोई एक्स वाला लेड नहीं किया ना, इसमें वाई वाला किया, तो एक्स वाला क्यों नहीं है? एक्स वाला इसलिए नहीं है क्योंकि इस बीम में ना कोई नॉर्मल फोर्स नहीं लग रही इस डायरेक्शन में। बेसिकली किसी बॉडी में स्ट्रेस लगता कब है, जब जैसे ये इसमें वाई स्ट्रेस कब आएगा, जब ऊपर से कोई फोर्स लगा रहे होगे इस पर। अगर ऊपर से कोई नॉर्मल फोर्स लग रही होगी उस केस में क्या होगा, इस पर नॉर्मल स्ट्रेस भी जनरेट हो रहा होगा। अभी कोई ऊपर से या नीचे से कोई नॉर्मल फोर्स लग ही नहीं रही, इसलिए हमारे पास जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो ज़ीरो होगा। और एक और बात, यहाँ पे कोई शेयर फोर्स भी नहीं लग रही, ना यहाँ शेयर फोर्स लग रही है, ना चारों कोनों में कहीं भी शेयर फोर्स नहीं लग रही। अगर आपकी शेयर फोर्स भी नहीं लग रही तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी शेयर स्ट्रेस ज़ीरो होगा वहाँ पे, इन चारों जगह पे। तो आपका जो नॉर्मल स्ट्रेस इन वाई है वो भी ज़ीरो लिया और शेयर स्ट्रेस इन एक्स है वो भी ज़ीरो लिया हुआ है। तो ये कंडीशन को देख के किया है। जब मूवमेंट लगाएंगे तो मूवमेंट में सिर्फ यहाँ पे कंप्रेशन होगी, यहाँ ऊपर टेंशन होगी, नीचे कंप्रेशन होगी। उस टेंशन कंप्रेशन से क्या होगा, आपके एक्स में कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस लग रहे होंगे, और वो स्ट्रेसेस कुछ ऐसे होंगे, अगर आप ऊपर जाते हो तो पॉजिटिव होंगे, नीचे तो नेगेटिव होंगे, जो कि आपको एक ऑड फंक्शन की निशानदेही कर रहे हैं। आपको एट द एंड आंसर ना वाई की फॉर्म में चाहिए था, बस वाई। आपको बस इसकी तलाश थी। अब वाई कैसे लाएं? अगर वाई के क्यूब का डबल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमारे पास सिंपल एक वाई आता है। तो इसलिए हमने वाई क्यूब यहाँ पे सपोज किया हुआ था। समझ आया? हाँ समझ आ गया। आराम सही। भाई आ गया? अच्छा, बाकी वाला प्रोसेस सेम है। अब आपने चेक किया कि वाकई में हमारी जो कंडीशन हमें थी ना, इस एरी फंक्शन से वही कंडीशन फुलफिल हो रही है। फिर अगला स्टेप क्या होता है, आपने जो फंक्शन निकाला होता है ना, देखो आपको एक इक्वेशन गिवन होती है। इस इक्वेशन में जो चीज़ होती है ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे सिग्मा एक्स एक्स आप वो पुट करते हो, यहाँ पे सिग्मा एक्स एक्स आपने पुट कर दिया आपने। फिर उसको इंटीग्रेट करते हो। यहाँ से आप जो अननोन था ना, इसके अंदर कांस्टेंट क्या है, अभी सी कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हो। ये आपने उसकी वैल्यू फाइंड की, सही है। फिर उसकी जो वैल्यू होती है दोबारा आप इस सिग्मा एक्स में डालते हो, यहाँ पर उसकी वैल्यू डाल दी, और आपका आंसर यहाँ पे अख्ताम पजीर हो जाता है। सही है? ठीक है। समझ आया ऊपर से जा रहे हैं? नहीं समझ आ रहा। इस तरह दूसरी बीम ये है, इसमें केस क्या है कि एक एंड से फिक्स है, दूसरे एंड पे क्या है, इस पर यहाँ पे एक शेयर फोर्स लग रही है। इस शेयर फोर्स से क्या होगा कि इस वाले फेस में इसके अंदर शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा। कुछ हमें बाउंड्री कंडीशन भी गिवन है। पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है कि आपकी नॉर्मल फोर्स एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब इस पॉइंट की बात कर रहा है, एक्स ज़ीरो, और वाई की वैल्यू कुछ भी हो। यहाँ पे वाई की वैल्यू, वाई का मतलब क्या, वाई की वैल्यू कुछ भी ले लो, भले वाई की वैल्यू ऊपर ले लो या वाई की वैल्यू नीचे सपोज कर लो, कुछ भी सपोज कर लो। तो इस फेस की बात हो रही है। क्या बोल रहे हैं कि इस फेस पे आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस जो है ज़ीरो है। ये पहली बाउंड्री कंडीशन गिवन है आपको। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है, वही एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई की वैल्यू वाई, मतलब इसी फेस की बात हो रही है। इस फेस में आपका जो शेयर स्ट्रेस है ना थ्रू आउट द फेस, उस शेयर स्ट्रेस कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी उसकी। तीसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है, सिग्मा वाई, नॉर्मल स्ट्रेस इन वाई। एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो, एक्स की वैल्यू भले यहाँ पे ले लो या सीध में कहीं कोई भी वैल्यू ले लो एक्स की,
तो ये कुछ भी वैल्यू ले लो एक्स की, यहाँ पे अंदर आ जाओ, भले बीम के वाले अंदर आ जाओ, और वाई की वैल्यू कुछ भी ले लो, भले वाई की वैल्यू ऊपर चले जाओ या भले वाई की वैल्यू नीचे आ जाओ। तो इस पूरी बीम में कहने का मकसद इनका ये है कि इस पूरी बीम में क्योंकि कोई नॉर्मल फोर्स नहीं लग रही ना ऊपर से, और ना ही नीचे से कोई नॉर्मल फोर्स लग रही, तो इस पूरी बीम में आपके पास जो स्ट्रेस इन वाई है वो भी ज़ीरो है। और लास्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो सवाए ज़ीरो के, एक्स की वैल्यू ज़ीरो लेनी, इसके अलावा कुछ भी ले लो। अगर आप यहाँ पर आते हो अंदर, और अंदर भले आप ऊपर जाओ या भले आप नीचे आओ, तो यहाँ पे कोई शेयर फोर्स आपकी, शेयर स्ट्रेस आपका ज़ीरो है अंदर। बाहर है लाजमी क्योंकि बाहर शेयर फोर्स लग रही है, लेकिन अंदर अगर आ जाओगे ना इसके, तो अंदर कहीं भी इसकी अंदर शेयर स्ट्रेस नहीं जनरेट हो रहा, तो आपकी बाउंड्री कंडीशन गिवन है। और लास्ट क्वेश्चन की तरह आपको यहाँ पे भी एक इक्वेशन गिवन है, ये वाली। सही क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? हाँ आगे। अब इसका भी हमने बनाना है एक एरी फंक्शन। अब एरी फंक्शन ऐसे बनाना है कि हमें पता है जो क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ भी ज़ीरो है, ये चीज़ भी ज़ीरो है, ये चीज़ सही है। सिर्फ आपके पास एक शेयर स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे होगा ना। जिस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, इस कंडीशन में आपके पास यहाँ पे क्या कहते हैं, इस वाले फेस पे आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस भी ज़ीरो है एक्स का, आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस भी ज़ीरो है वाई का। इस फेस पे सिर्फ एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो जो कि क्या है, जो कि शेयर आपका, जबकि शेयर स्ट्रेस है। और वो जो शेयर स्ट्रेस है आपका, वो इंडिपेंडेंट ऑफ वाई है। भले आप वाई में ऊपर चले जाओ या भले आप वाई में नीचे आ जाओ, सही है। भले वाई में ऊपर जाओ या भले वाई में नीचे आओ, आपको वैल्यू हमेशा वो सेम देगा। जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में क्या था, अगर हम वाई पे ऊपर जाते हैं तो हमें वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, अगर वाई पे नीचे आते हैं तो वैल्यू हमें नेगेटिव मिलती है। यहाँ पे क्या है, एक चीज़ तो पता है हमें, शेयर स्ट्रेस भी ज़ीरो, नॉर्मल भी ज़ीरो, लेकिन वाई में ऊपर जाएँ तो पॉजिटिव वैल्यू, नीचे आए तब भी पॉजिटिव वैल्यू, तो एक किस्म की वैल्यू मिल रही है हमें। तो शेयर स्ट्रेस एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन शेयर स्ट्रेस कैसे एग्जिस्ट करेगा कि उसके अंदर वाई की वैल्यू टू होनी चाहिए, वाई की पावर टू होनी चाहिए। वाई की पावर टू क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी फंक्शन में वाई की पावर अगर टू होगी ना, जैसे यहाँ पे वाई की पावर वन थी, इसको अगर आप पॉजिटिव वैल्यू दोगे ये चीज़ पॉजिटिव बन जाएगी, इसको अगर नेगेटिव वैल्यू दोगे ये चीज़ नेगेटिव बन जाएगी। अगर वाई की पावर टू होगी ना, टू से क्या होगा कि अगर उसको पॉजिटिव वैल्यू देगा वो पॉजिटिव आंसर देगा, नेगेटिव वैल्यू को तब भी वो पॉजिटिव आंसर देगा। तो आपने कोशिश करनी है ऐसा एरी फंक्शन बनाओ जिसको अगर डेरिवेट करें एक्स और वाई के रिस्पेक्ट पे दो दफ़ा, तो यहाँ पे लाजमी एक वाई स्क्वायर की टर्म बचनी चाहिए, सही है। वाई स्क्वायर की टर्म लाजमी बचनी चाहिए। तो एक हमने ये सपोज कर लिया, ऐसे होगा। अब देखो इन्होंने एरी फंक्शन ये सपोज किया हुआ है, एरी फंक्शन ये सपोज किया हुआ, देखते हैं कैसे। सबसे पहले इसको क्राइटेरिया पहले चेक करते हैं। चेक किया कि इससे भाई हमारा ज़ीरो कुछ ज़ीरो आ रहा है, मतलब एरी फंक्शन ये हो सकता है। अब हमने क्या किया, इसका शेयर स्ट्रेस इन एक्स निकाला, उसको यूज़ करते हुए तो शेयर स्ट्रेस इन एक्स ये आ गया। शेयर स्ट्रेस इन वाई निकाला, वो ज़ीरो आ गया। और उससे अगर हमने शेयर स्ट्रेस इन जब निकाला ना, एक्स वाई जब शेयर निकाला, तो इसमें देखो जो आंसर आ रहा है हमारे पास, उसमें वाई स्क्वायर आ रहा है। ये वाई स्क्वायर किस बात की निशानदेही कर रहा है, ये वाई स्क्वायर ये बता रहा है कि अगर आप ऊपर जाओ तब भी वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी, एक वैल्यू मिलेगी, नीचे आओ तब भी एक वैल्यू। जो अगर आपको ऊपर मूव करते हुए नीचे मूव करते हुए सेम वैल्यू मिल रही होती है, इसका मतलब क्या है, आपको लाजमी तौर पे स्क्वायर वाली वैल्यू बनानी है, या स्क्वायर वाली या फोर पावर फोर वाली कुछ भी बनाओ, लेकिन वो वैल्यू इवन होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया फिलफिल हो रहा है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है कि हमारे पास सिग्मा एक्स की कोई ना कोई वैल्यू आ गई जो कि एक्स वाई की फॉर्म में है। चेक करते हैं, अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम ज़ीरो पुट कर देते हैं, यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देते हैं तो क्या होगा, हमारे पास जो शेयर स्ट्रेस इन एक्स होगा वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये बाउंड्री कंडीशन फुलफिल हो रही है। एक और चीज़ इसमें ना, इसके अंदर हमारे पास जो होगी ना शेयर नॉर्मल स्ट्रेस सिर्फ यहाँ लाई नहीं कर रहा होगा, नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स, लेकिन अंदर लाई कर रहा होगा। वो कैसे, जब इससे फोर्स लगेगी तो क्या होगा, नीचे वाली जो बॉडी है ना, ये यहाँ पे कंप्रेशन होगी और यहाँ पे टेंशन होगी। बिल्कुल वही पुराना वाला केस, इससे अगर ऊपर जाएंगे
तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और इससे अगर नीचे आएंगे तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। और वो जो स्ट्रेस की वैल्यू है, स्ट्रेस की वैल्यू नॉर्मल डायरेक्शन, वो क्या होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी और अंदर जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता कम से कम होती रहेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे क्या होता है, अगर इससे इधर आते हो या इससे इधर आते हो, दोनों सूरतों में जाने में आपको वो सेम बिहेवियर शो कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर इसके यहाँ इस एंड पे रहते हैं तो आपको मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा एक्स की डायरेक्शन में। लेकिन अगर आगे बढ़ते हो इसमें तो आपका स्ट्रेस एक्स के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहेगा। वही बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो पैरामीटर आए। पहला पैरामीटर वाई है। वाई किस लिए आया हुआ है, अगर हम ऊपर जाते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव, नीचे आते तो वैल्यू नेगेटिव, वाई इसलिए आया हुआ है। और इसकी डिपेंडेंसी एक्स पे भी है, इसलिए यहाँ पे एक्स भी आया हुआ है। तो ये एरिया फंक्शन ये सपोज करने से हमें क्या हुआ कि हमें जो रिक्वायर हमारे थे ना, जो हमने सोचा हुआ था कि इसके अंदर शेयर स्ट्रेस जो है वो वाई की वैल्यू चेंज करने से चेंज नहीं होगा, बिल्कुल वैसा ही बन रहा है। वाई की वैल्यू कुछ भी रख दो, आपकी हमेशा वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। इस तरीके से एक्स जो स्ट्रेस है, अगर वो ऊपर जाता है तो पॉजिटिव, नीचे आता तो नेगेटिव होगा। वही है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। और इसी तरह ये एक्स की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। एक्स की वैल्यू पर यहाँ पे जीरो है तो अंदर कुछ ना कुछ होगी। इस तरह करते करते वो दो वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। एक्स पे डिपेंड कर रहा है स्ट्रेस इन एक्स, और वाई की वैल्यू पर डिपेंड करता है। हमारे पास आंसर इसका ये आया हुआ है। अब हमें चेक करना है, अच्छा इसमें एक थोड़ा इजाफी काम ये है क्योंकि इसके अंदर हमें बाउंड्री कंडीशन भी गिवन है। हमें सारी की सारी बाउंड्री कंडीशन एक एक करके लगा के चेक भी करना होता है। इसमें पहली बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। पहली बाउंड्री कंडीशन लगाई, एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स और वाई इज इक्वल्स टू वाई। हमारे पास जो वैल्यू होती है ज़ीरो होती है। इसमें पुट किया एक्स की जगह ज़ीरो, वाई की जगह वाई पुट किया तो आंसर ज़ीरो आ गया। पहली बाउंड्री कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है कि जो शेयर स्ट्रेस होता है वो एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो और वाई इज इक्वल्स टू वाई में कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रहा होता है। जब हमने इसके अंदर एक्स की जगह ज़ीरो पुट किया क्योंकि यहाँ पे एक्स का पैरामीटर है ही नहीं यहाँ पे, और वाई की जगह हमने वाई पुट कर दिया, वहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आ गई जिसको हमने बोला कि कांस्टेंट वैल्यू, जो कि वहाँ पे शेयर स्ट्रेस है। इसी तरह नॉर्मल स्ट्रेस इन वाई, नॉर्मल स्ट्रेस इन क्या है, वाई वैसे ज़ीरो है, कुछ भी जरूरत है उसको ज़ीरो आएगा तो उसकी वैल्यू वैसे वहाँ पर ज़ीरो ही आ रही थी। लास्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है कि आपके पास एक्स की वैल्यू एक्स पे और वाई की वैल्यू बी पे, आपका आंसर ज़ीरो आना चाहिए। ये वाली एक्स की वैल्यू एक्स, कोई भी वैल्यू लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया और वाई की वैल्यू मैंने ये ले ली, तो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो इस पॉइंट आपकी वैल्यू जो होनी, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए। लेकिन आपके पास क्या हो रहा है, ये वैल्यू ज़ीरो नहीं आ रही, कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। अब जिस बाउंड्री कंडीशन में फंसो ना आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इस बाउंड्री कंडीशन में फंस गए, सही है, तो उसी बाउंड्री कंडीशन को एज इट इज़ उठा के एरी फंक्शन में ऐड कर दो। जैसे हम इस बाउंड्री कंडीशन फंस गए थे ना, तो इसी बाउंड्री कंडीशन को एज इट इज़ उठा के एरी फंक्शन में पुट कर दो। और ऐसे पुट करना है, और ऐसे पुट करना है इसको एरी फंक्शन में कि अगर इसको यहाँ रखा जाए, इसकी जगह रखा जाए, जो भी चीज़ यहाँ पर आएगी उसको क्या होगा, वो एक दफ़ा एक्स से डेरिवेट होगा, एक दफ़ा वाई से डेरिवेट होगा। तो आपने उसको ऐसे वहाँ पे रखना है कि डेरिवेट करने के बाद ना आपकी ये वाली वैल्यू आ रही हो। तो देखो हमने इसको ऐसे नहीं रखा, इसके साथ एक्स और वाई को मल्टीप्लाई भी कर दिया, क्योंकि जब भी यहाँ पर आएगा डेरिवेट होने के लिए, एक दफ़ा एक्स से डेरिवेट होगा, एक्स की टर्म खत्म हो जाएगी, फिर एक दफ़ा वाई से डेरिवेट होगा तो वाई की टर्म भी ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे पास फिर ये सिर्फ ये बच जाएगा। सही समझ आ रहा है? हाँ फिर जो हमने दोबारा सारी बाउंड्री कंडीशन चेक की, इस दफ़ा क्या होगा, बाउंड्री कंडीशन सारी की सारी फुलफिल हो जाएंगी। सही है, फिर दोबारा वही सेम प्रोसेस, आपने जो आपको इक्वेशन गिवन थी क्वेश्चन में, उसमें क्या आपको स्ट्रेस की वैल्यू पुट करनी है, शेयर स्ट्रेस की, आपने वो वैल्यू पुट कर दी। उसको फिर सॉल्व वैल्यू पुट किया आपने यहाँ पे, इसको इंटीग्रेट किया आपने, इसका जो कांस्टेंट था आपका कांस्टेंट क्या है यहाँ पे अल्फ़ा है, आपने अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकाली। फिर उस अल्फ़ा की वैल्यू को दोबारा आपने स्ट्रेस इन एक्स और स्ट्रेस इन वाई में आपने पुट किया, तो इससे आपने सारे स्ट्रेसेस की वैल्यू निकाल ली और एरी फंक्शन के अंदर ही पुट कर दी जो अल्फ़ा की वैल्यू थी। तो आपने ये इसका आंसर ऐसे निकाल लिया। तो एरी फंक्शन में सिर्फ बेसिक पर्पज़ होता है, आपको अपनी प्रॉब्लम को समझना होता है कि प्रॉब्लम है किस तर्ज की।
एक दफ़ा प्रॉब्लम समझ लेते हो ना कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर इन्वॉल्व होने चाहिए, फिर आगे कोई मसला नहीं होता। सही है। पॉजिटिव नेगेटिव जो बोल रहे थे तुम कि हम्म। ऊपर अगर कंप्रेसिव और टेंसाइल की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव पता चल रहा है। हाँ, अगर सपोज करो ये बीम यहाँ से फिक्स है और यहाँ पे एक शेयर फोर्स लग रही है, तो अगर बीम थोड़ी सी बेंड होगी ना, ऊपर टेंशन होगी, नीचे कंप्रेशन होगी। टेंशन जो होता है ना, टेंसाइल स्ट्रेस पॉजिटिव होता है और कंप्रेसिव स्ट्रेस नेगेटिवली आता है। सही है, और टॉ एक्स वाई को फिर हम पॉजिटिव ही लेंगे। हाँ, क्योंकि ऊपर नीचे वो दोनों जगह टो पॉजिटिव। एक्स वाई ऊपर जाओ तब भी पॉजिटिव, नीचे जाओ तब भी पॉजिटिव। बाउंड्री अच्छा, कंडीशन से और भी। आखिर में जब हम जब प्रूफ कर ले उसके बाद आखिर में करते क्या है, वो जरा समझाते हैं आखिर में ना तो। ये देखो, बहुत अभी देखो जब हमने स्ट्रेस निकाला ना, एरी फंक्शन से स्ट्रेस निकाला है, वो इन टर्म ऑफ अल्फा निकाला हुआ है। जैसे ये स्ट्रेस निकाला है एरी फंक्शन से, इन टर्म ऑफ अल्फा है। अल्फा क्या है? एक अननोन पैरामीटर है। ये अल्फा कहाँ से आया था? ये अल्फा हमने खुद सपोज किया। एक हमने कांस्टेंट लाजमी लगाना होता है, कोई भी कांस्टेंट है, ये कुछ भी लो दो। यहाँ पे ए बी सी कुछ भी लिख सकते हो आप। तो ये एक कांस्टेंट लेना होता है। आपको बेसिकली ये कांस्टेंट मालूम करना होता है। एरी फंक्शन सबसे पहले अपने एरी फंक्शन को पास करवाना होता है। अगर एरी फंक्शन पास हो गया, फिर आप इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए मेहनत कर रहे होते हो। सही है। सही है। अच्छा, तो फिर हमने ये निकाल वो जो प्रूफ हो गई बाउंड्री कंडीशन, उसके बाद फिर क्या किया था हमने? उसके बाद जो हमें क्वेश्चन गिवन थी ना, ये वाली, ये कंडीशन गिवन थी। इस कंडीशन में स्ट्रेस की वैल्यू रखनी थी हमने, शेयर स्ट्रेस की। वो वैल्यू रखी हमने, ये रखी। फिर उसको इंटीग्रेट किया। इसमें मकसद हमारा ये अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है। जब इंटीग्रेट किया तो हमने इससे अंदर अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली। अब उसी अल्फ़ा की वैल्यू को आपने स्ट्रेस इन एक्स में पुट करना है, शेयर स्ट्रेस में पुट करना है, और अपने जो आपका एरे फंक्शन उसमें पुट करना है। पुट करने के बाद आपका फाइनल आंसर ये होंगे, नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स, शेयर स्ट्रेस और एरे फंक्शन। सही है। सही है। अच्छा, ये थोड़ा मुश्किल था। जो दूसरा है ना, ये वाला पोलर कोऑर्डिनेट से थोड़ा आसान है। इसकी क्वेश्चन ये होती है, इसमें 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। एक आर कोऑर्डिनेट होता है, थीटा कोऑर्डिनेट होता है। क्योंकि अगर 2D की बात कर रहे हैं तो सिर्फ आर और थीटा को लेंगे, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट है। इसमें जेड भी होता है, लेकिन 2D की बात कर रहे हैं। एरी फंक्शन सिर्फ 2D के लिए एप्लीकेबल है, 3D के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सही है। तो स्ट्रेस इन आर आ गया, स्ट्रेस इन थीटा आ गया, और इसका शेयर इसका फार्मूला ये होता है। ये फार्मूला याद करना है। इसी तरीके से इसको जो चेकिंग क्राइटेरिया होता है, इसका चेकिंग क्राइटेरिया ये है आपका। अब इसके क्वेश्चन थोड़े आसान आते हैं। आपको ना कुछ ऐसी डायग्राम गिवन होगी, सही है, बताया ना, मैं दिख रहा है कि इसके अंदर सिर्फ एक स्ट्रेस लग रहा है जो कि स्ट्रेस इन एक्स है, ऐसे ही है, जो कि इसके बराबर है। तो हमने अपने डायग्राम को देखते हुए बोला इस बॉडी पे 3 कंपोनेंट होते हैं, स्ट्रेस इन एक्स, स्ट्रेस इन वाई और शेयर स्ट्रेस। तो बॉडी को देखते हुए सिर्फ एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है, वाई में स्ट्रेस 0, और शेयर स्ट्रेस के अंदर क्या है, 0। अब करने क्या था, हम इसके अंदर हम करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं कि हमें पता है जो एरे फंक्शन के हिसाब से जो स्ट्रेस इन एक्स होता है अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो इसके बराबर होता है। सही है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से ये वाली इक्वेशन आई है। जो एरे फंक्शन हमने किया था ना पिछले, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, उसमें तो वैल्यू आई है। अब इसमें हमें इसकी वैल्यू पता है, जो कि क्या है, ये है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह ये रख देंगे, यहाँ रख देंगे। सही है। फिर इसको करेंगे इंटीग्रेट। इंटीग्रेट ऐसे करेंगे कि इससे हमें, हमारा मकसद है इस इक्वेशन से एरे फंक्शन निकालना। जब इसको डबल टाइम इंटीग्रेट करेंगे ना, हमारे पास एरे फंक्शन ये आ जाएगा, ये एरे फंक्शन आ गया। अब यही हमारा एरे फंक्शन होता है। इसमें हमें सपोज करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसमें सिर्फ हमें इंटीग्रेट करना होता है। अब ये एरे फंक्शन आया, अब इसको हमने कन्वर्ट करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स में। पोलर कोऑर्डिनेट कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर एक्स है तो उसकी जगह लिखते थे आर कॉस थीटा, और अगर वाई तो लिखते थे आर साइन थीटा। यहाँ पे सिर्फ वाई है तो वाई के साथ मैंने लिख दिया आर साइन थीटा, तो यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये हमने एरे फंक्शन बना दिया। अब चेक करना, चेक कर लो इसको इस इक्वेशन में रख के, फुलफिल हो गया तो सही, सेटिस्फाई कर लिया। अगर सेटिस्फाई कर दिया, फिर आप सारी वजह निकालते हो, स्ट्रेस इन आर भी निकाल लेते हो, स्ट्रेस इन
थीटा भी निकाल लेते हो, शेयर स्ट्रेस। ये कैसे निकालते हैं, इसके फार्मूले ये है, ये आपको याद करने हैं, ये वाले फार्मूले। तो इसमें आपको जैसे कार्टेशियन में सोचते थे ना कि कहाँ का कंप्रेसिव है कहाँ का टेंसाइल है, वो सोचना नहीं पड़ता। बस आपको एक स्ट्रेस गिवन होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसकी कार्टेशियन वाली इक्वेशन की वैल्यू यूज़ करते हो, आप उसको इंटीग्रेट करते हो, उससे आप एरे फंक्शन निकालते हो, फिर बाकी वही सेम स्टेप्स पहले चेक करते हो बाकी एरे फंक्शन है कि नहीं, सही है, फिर उससे आप वैल्यूज़ निकाल लेते हो। मेरे ख्याल से ये आसान है ना। हाँ ये दादा इसी तरह दूसरा हमारे पास ये गिवन है। अच्छा, इसमें वही प्रूफ करना है, कोई ख़ास नहीं है। जो वैल्यू यहाँ से आई ना आपकी, स्ट्रेस इन आर, स्ट्रेस इन थीटा और ये शेयर स्ट्रेस, इसकी वैल्यू को आपने इसमें रखना है इस फॉर्म में। सॉल्व करके आपका आंसर इसके बराबर लाना चाहिए, प्रूव हो जाएगा। मैंने वैसे किया नहीं है, हो जाएगा लाजमी। तो दूसरा आपका केस ये है, इसमें देखो जैसे जाहिर हो रहा है हमें, ना इसमें नॉर्मल स्ट्रेस है, ना इसमें नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स और वाई है, सिर्फ शेयर स्ट्रेस है इसके अंदर। तो कंडीशन क्या है, ये भी नहीं ये भी नहीं, सिर्फ ये है। तो हम इसकी क्वेश्चन यूज़ करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वाली, उसको डबल टाइम इंटीग्रेट करेंगे, एक दफ़ा एक्स से इंटीग्रेट करेंगे, एक दफ़ा इसको इंटीग्रेट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट से, ये आ जाएगा। फिर अब जो एक्स है उसकी जगह हम लिख देंगे एक्स कॉस थीटा, और जो वाई है उसके लिए लिख देंगे वाई कॉस थीटा, ये रख दिया, सही है। तो ये वैल्यू रखी, हमारे यहाँ से एरी फंक्शन आ गया। प्रोसेस आगे वाला सेम है, एरी फंक्शन यूज़ करके आपने क्या करना है, सबसे पहले चेक करना, उसको चेक करने के बाद फिर आपने सारे एरी फंक्शन के हिसाब से जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेनी है। लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसमें आपको सिर्फ स्ट्रेस इन वाई गिवन है, स्ट्रेस इन एक्स ज़ीरो और शेयर स्ट्रेस इन वाई, जो शेयर स्ट्रेस है वो ज़ीरो है। अब आपने इक्वेशन यूज़ करनी है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाली, जो कि एरी फंक्शन की होती है, उससे आपने दोबारा एरी फंक्शन निकाला। एरे फंक्शन में एक्स का पैरामीटर है, इसकी जगह रखेंगे, इसके लिए लिखेंगे हम लोग आर कॉस थीटा, तो देखो वो रख दिया। अब उसको फिर सॉल्व करना है आपने, सॉल्व करते करते दोबारा आपने फिर पहले चेक करना है, आपने चेक किया, फिर आपने थीटा इन आर, नॉर्मल स्ट्रेस इन आर, नॉर्मल स्ट्रेस इन थीटा, और आपने शेयर स्ट्रेस के अंदर फाइंड आउट कर लिया।